Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the USA के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा आने वाले दिनों के अंदर मोर इंडियन पर्सन है उनको डिपोर्ट किया जाएगा जो कि इलीगल डॉक्यूमेंट या इलीगल रूट के थ्रू यूएस के टेरिटरी के अंदर एंटर है वो किए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कम्प्लीटली डिपोर्टेशन प्रोसेस है उसी के बारे में मेंशन किया गया है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी क्वेश्चन है उसको रेज किया गया कि उन्हीं के टेरिटरी के अंदर में डिपोर्टेशन का जो प्लेन है वो क्यों वहाँ पे एंटर हुआ है, वहाँ पे क्यों लैंड हुआ है। एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जो आपको इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट वो पर्सन है जिनके द्वारा इलीगल डॉक्यूमेंट है, इलीगल रूट है, उसको चूज करते हुए किसी भी कंट्री का जो टेरिटरी है उसके अंदर एंट्री को कैरी किया गया है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली यूएस के वहाँ पे कौन सा ऐसा रूट है जिसको चूज किया जाता है। मैक्सिमम जो इंडियन पर्सन है जो वहाँ पे इलीगल रूट के थ्रू गए हैं, तो आप देखिए कि जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ उस रूट को यहाँ पे चूज किया जाता है। और काफ़ी बार तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से भी इनका जो जर्नी है वो नहीं स्टार्ट होता है। इनका जर्नी बेसिकली आपको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसमें कोलंबिया है, इक्वाडोर है, वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। उसके बाद में अपना जो आप देखिए कि लैंड रूट को यूज करते हुए ये कम्प्लीटली उन कंट्रीज़ के थ्रू माइग्रेशन करते हुए जो सदर्न पार्ट ऑफ यूएस है, जो मैक्सिको के साथ में एरिया शेयर करता है, वहाँ से जो एंट्री है उसको कैरी करते हैं। तो ये बेसिकली इलीगल जो माइग्रेंट पर्सन है उनका रूट है। एग्जाम के पर्पज़ से आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को एक बार याद करना चाहिए किस तरीके से उनका लोकेशन है। रिसेंटली आप देखिए कि जो पनामा नाम का जो कंट्री है, पनामा कैनाल की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में है। पनामा कैनाल को यूएस के द्वारा कहा गया है कि वापस से लिया जाएगा, जो कि यूएस के द्वारा ही आप देखिए कि उसको बनाया गया था। यूएस के द्वारा एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था उस कंट्री के साथ में कि उस कुछ समय के बाद में वो वापस से जो पनामा को ही दे दिया जाएगा उस एरिया को। यूएस के द्वारा बेसिकली उसको क्यों वहाँ पे प्रिपेयर किया गया था पनामा कैनाल को, आप देखिए कि ट्रेड के रिगार्डिंग जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस है, वहाँ पे अगर किसी ट्रेड को कैरी आउट करना है, किसी गुड्स का जो मूवमेंट को कैरी आउट करना है, तो पनामा कैनाल के थ्रू एक इजी रूट है जिससे कि वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। बट अब देखिए कि पनामा कैनाल का अगर प्रेजेंस नहीं है तो लैटिन अमेरिका को क्रॉस करने के बाद में फिर वेस्टर्न पार्ट के वहाँ पे जो ट्रेड है वो पहुँचेगा, ट्रेड या कार्गो है वो पहुँचेगा वहाँ पे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पनामा कैनाल भी न्यूज़ के अंदर में था, तो आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को एक बार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसको एक बार हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि लैटिन अमेरिका का पार्ट है। सपोज कीजिए लैटिन अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पे जो कोलंबिया नाम का जो कंट्री है, तो कोलंबिया नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। कोलंबिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक आपको जो स्ट्रिप काइंड ऑफ एरिया है वो देखने के लिए मिलता है मैप के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है यहाँ पे जो पनामा है वो सिचुएटेड है, और इसी एरिया के अंदर में जो पनामा कैनाल है उसको भी प्रिपेयर है वो किया गया है यूएसए के द्वारा। पनामा के जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है कोस्टा रिका। इस कंट्री का नेम है वो क्या क्या नेम है स्टूडेंट्स? कोस्टा रिका, कोस्टा रिका है। उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि निकारगुआ नाम का कंट्री है। कौन सा है स्टूडेंट्स? निकारगुआ है, निकारगुआ है। निकारगुआ के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में होंडोरस है, अल सल्वाडोर है। इस पार्ट के अंदर में आपको अल सल्वाडोर है, इसके यहाँ पे आपको होंडोरस है। और उसके भी नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ग्वाटेमाला है और मैक्सिको नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से एक बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। लैटिन अमेरिका का जो कंट्री है वो कौन सा है? कोलंबिया है। कोलंबिया के फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर पनामा है, पनामा के वहाँ पे कोस्टा रिका है, निकारगुआ है, अल सल्वाडोर है, होंडोरस है। होंडोरस के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में फिर आप देखिए कि ग्वाटेमाला है, और ग्वाटेमाला के आपको फिर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में मैक्सिको देखने के लिए मिलता है। जब ट्रंप के द्वारा पावर के अंदर में आते हैं तो उसी दिन उनके द्वारा फर्स्ट डिसीजन लिया गया था कि इमरजेंसी को इम्पोज किया गया, जो उनका सदर्न बॉर्डर है मैक्सिको के साथ में, क्योंकि वहाँ से इलीगल जो माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए कि ये तो हुआ इलीगल माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, एक और टर्म हुआ करता है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी बेसिकली वो पर्सन है, वो डिफरेंट है इलीगल माइग्रेंट से। उनका जो कम्प्लीटली डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। रिफ्यूजी वो पर्सन है कि उनका जो होस्ट कंट्री है, उनका जो आप देखिए कि जो पेरेंट कंट्री है उसके अंदर में किसी तरीके का वायलेंस का सिचुएशन हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसा डेवलप हुआ है कि एथनिक वायलेंस वहाँ पे उनका जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है,
तो उस वजह से उनके द्वारा किसी अदर कंट्री के अंदर में असाइलम है उसको सीख किया गया हो, असाइलम उनके द्वारा मांगा गया हो, तो उनको रिफ्यूजी का जो नाम है वो दिया जाता है। रिफ्यूजीज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं सीरिया से। आप देखिए कि काफ़ी सारे सीरिया का जो पार्ट है, जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का जो एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे अरब स्प्रिंग का प्रेजेंस रहा था। अरब स्प्रिंग क्या है, 2009 के समय में आप देखिए कि जो टूनिशिया के वहाँ से स्टार्ट होती है अरब स्प्रिंग, जिसके अंदर में जो मैक्सिमम जो पर्सन है जो पावर के अंदर में थे लंबे समय तक, और जिनके द्वारा किसी तरीके का जो गुड वर्क है वो नहीं कैरी आउट किया गया, तो उनको पीपल्स के मूवमेंट के थ्रू रिमूव किया गया था। तो रिफ्यूजी का जो प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस था, सोसाइटी डिवाइड है काफ़ी ज़्यादा, तो उनके द्वारा यूरोप के वहाँ पे जो माइग्रेशन है वो कैरी किया जाता था उस दौरान में मेडिटेरियन सी को यूज करते हुए। अभी भी प्रेजेंट समय में भी आपको जो रिफ्यूजी का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। किसी भी एरिया के अंदर में अगर वायलेंस है, डिवाइड है सोसाइटी के अंदर में, जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो ये रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में है, रिफ्यूजी टर्म के बारे में है कि स्टूडेंट्स 1951 के समय में रिफ्यूजी कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस में आया था। रिफ्यूजी कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? रिफ्यूजी कन्वेंशन को क्या इंडिया के द्वारा साइन किया गया है? तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि साइन भी नहीं किया गया, रेटिफाई भी नहीं किया गया। 1967 के समय में रिफ्यूजी कन्वेंशन का एक फ्रेमवर्क आया था, उसको भी इंडिया के द्वारा ना तो साइन किया गया है ना उसको रेटिफाई किया गया है। तो रिफ्यूजी प्रोसेस के बारे में है। हमारे पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको बताया गया था उस दौरान में कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम इसे साइन है वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया ने हमेशा वासुदेव कुटुंबकम का एक फिलोसफी है उसको अडॉप्ट किया गया है कि कंप्लीटली जो वर्ल्ड है वो उनका फैमिली है, कंप्लीटली वर्ल्ड है उन्हीं का पार्ट है। तो काफ़ी बार ऐसे देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में जब भी किसी कम्युनिटी के ऊपर में अटैक्स हुए हैं, उनके अगेंस्ट में एथनिक वायलेंस हुआ है, तो आप देखिए कि ऐसी कम्युनिटीज़ के द्वारा इंडिया के लिए जो माइग्रेशन है वो किया गया था, और इंडिया ने उन सभी पर्सनस को अपने यहाँ पे जो होम्स हैं, जो शेल्टर हैं वो प्रोवाइड किया है। एक वासुदेव वासुदेव कुटुंबकम का भी फिलोसफी है। स्टूडेंट्स ये तो रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में हुआ, वासुदेव कुटुंबकम फिलोसफी के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए कि जो माइग्रेंट पर्सन है जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू माइग्रेशन को कैरी करते हैं, लेबरर्स पर्सनस हैं, किसी वर्क के रिगार्डिंग में किसी अदर कंट्री के अंदर में जाया करते हैं, तो माइग्रेंट पर्सनस के रिगार्डिंग में भी एक कन्वेंशन है 90s के समय का। 90s के समय में वो एग्जिस्टेंस में आया था। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा उसको भी साइन और रेटिफाई है वो नहीं किया गया है, माइग्रेंट कन्वेंशन को भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो माइग्रेंट प्रोसेस के बारे में हुआ। अब आपसे मेंस के रिगार्डिंग में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है मेंस के पेपर के अंदर में सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, कि हमारे इंडिया के अंदर में क्यों जो मोर पर्सन है वो इलीगल रूट के थ्रू जाया करते हैं, क्यों उनके द्वारा ये बेसिकली इस रूट को चूज किया गया है। एक तो आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो एजेंट्स हैं जिनके द्वारा ये वर्क किया जाता है माइग्रेशन की रिगार्डिंग में, उनके ऊपर किसी तरीके का रेगुलेशन है वो नहीं है, उनको भी रेगुलेट करने का ज़रूरत है, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे कंट्री को आप देखिए कि जो नेम है उसको ये डिक्लाइन करता है। इस तरीके का जो एक्टिविटी है, ऐसे इलीगल जो रूट्स हैं उनको चूज किया गया है जो पर्सनस के द्वारा। और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बताया गया था कि ऑलरेडी आप देखिए कि एवरी ईयर के बेसिस पे यूएस के द्वारा जो इस तरीके से जो गए हुए पर्सन हैं इलीगल रूट के थ्रू, उनको वापस से जो सेंड है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इनको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। इसके अलावा आपसे मेंस के पेपर के अंदर में सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि माइग्रेशन के अलावा आप देखिए कि सवाल ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे ऐसे स्टेट्स जहाँ पे पर कैपिटा इनकम है वो बेटर कंडीशन के अंदर में है, वहाँ से ही जो लोग हैं वो मोर माइग्रेट क्यों करते हैं, इस इलीगल रूट को, इलीगल जो वेज है उसके थ्रू क्यों माइग्रेट वहाँ पे कैरी आउट करते हैं। तो आप देखिए कि ऐसे कौन से एरिया है जहाँ से मोर पर्सनस वो गए हैं यूएस के इस रूट, इस एरिया के रिगार्डिंग में। तो बेसिकली आप देखिए कि पंजाब हरियाणा है, पंजाब हरियाणा ऑलरेडी प्रोस्परस एरियाज हैं, पर कैपिटा इनकम है वो बेटर कंडीशन के अंदर में है उनका। नेक्स्ट आप देखिए कि गुजरात, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़, जहाँ पे आपको जो पर कैपिटा इनकम है वो भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगा गुजरात का आप देखिए कि जो न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से ज़रूर वहाँ पे कुछ जो कंसर्न्स है वो हुआ करते हैं हेल्थ के पैरामीटर्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो एरियाज से जो लोग माइग्रेट किए हैं इसके रिगार्डिंग में आपसे जो सवाल अगर पूछा जाए तो किस तरीके से आप उसको टैकल करोगे। आपके द्वारा बेसिकली एक तो ये बताया जाए इन एरियाज से
अर्लियर समय के अंदर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है वो रहा है। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ से मोर जो पर्सन है प्री इंडिपेंडेंस का जो एरा है उस दौरान में ही गए थे, जिसमें आप देखिए कि जो पंजाब के एरिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, जो हरियाणा भी पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था उस दौरान में, तो आप देखिए कि जब गदर मूवमेंट चलता है 1914 के समय में, जब गदर मूवमेंट चलता है तो गदर मूवमेंट के अंदर में ये पर्सन जो है सैन फ्रांसिस्को उसी एरिया के अंदर रहा करते थे, यूएस के वहाँ पे, कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है उस एरिया के अंदर में। तो गदर मूवमेंट के जो पर्सन है वो वहाँ पे गए थे प्री इंडिपेंडेंस एरा के समय में, मीन्स इस एरिया को ऑलरेडी आप देखिए कि एक्सपोजर था, उस प्लेस का जो एक्सपोजर है वहाँ पे आप देखिए कि मोर माइग्रेशन ऑलरेडी हुआ करता था 90s के फेज के अंदर में। अब इलीगल रूट के थ्रू वहाँ पे जाया करते हैं लोग। इसके अलावा स्टूडेंट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे भी रीजन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होना, ये भी एक कुछ ऐसा रीजन है। एग्रीकल्चर जो प्रोस्परस एरियाज हैं वहाँ से लोग जाते हैं, तो उसके बिहाइंड में आप देखते हो कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ऑलरेडी आप देखिए कि डिस्ट्रेस का जो कंडीशन है उसके अंदर में है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो बेसिकली आप अपने आंसर के अंदर में यूज कर सकते हो कि यहाँ से जो माइग्रेशन है वो मोर क्यों है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन है कि जो डिपोर्टेशन वाला जो प्लेन है वो अमृतसर के अंदर ही क्यों लैंड हुआ है, तो हो सकता है कि मोर पर्सन्स पंजाब से होने की वजह से डिसीजन को लिया गया हो या किसी अदर रीजन की वजह से लिया गया हो। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस का जो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनके बारे में है कि बेसिकली मिशन 500 नाम से एक मिशन है, उसको जो टारगेट है रखा गया है कि $500 बिलियन का जो ट्रेड है उसको हमें बूस्ट करना है 2030 तक इंडिया और यूएस के द्वारा। तो ट्रेड को डबल करने के पर्सपेक्टिव से है कि ट्रेड को डबल किया जाएगा बायलेटरल रिगार्डिंग में। यूएस का जो ट्रेड है वो काफ़ी सारा डेफिसिट है इंडिया के रिगार्डिंग में, 15 to 25 बिलियन ही है प्रेजेंट समय में यूएस का जो ट्रेड है। तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि प्रॉमिस किया गया है, इंडिया के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर में जो एनर्जी सेक्टर का जो परचेज है वो यूएस से ही किया जाएगा इंडिया के द्वारा, जिसके अंदर में आप देखिए कि जो लिक्विड नेचुरल गैस है, एलएनजी गैस है, उसको वहाँ से इंपोर्ट है वो किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो बेसिकली आप देखिए कि ट्रेड को यहाँ पे डबल किया जाएगा, 500 बिलियन जो डॉलर है वो किया जाएगा 2030 तक, उसके पर्सपेक्टिव से मिशन 500 है उसको लॉन्च किया गया है। इंडिया के द्वारा यूएस का जो ट्रेड है उसको बेसिकली बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से, उनका जो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से एनर्जी सेक्टर के अंदर में जो परचेज है वो किया जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए हैं यूएस और इंडिया के द्वारा। 123 जो सिविल न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, उसका बेसिक मैंडेट है वो क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो इंडिया के द्वारा बजट के अंदर भी प्रपोज किए गए हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, उनके कंस्ट्रक्शन के अंदर में यूएस का जो कंपनीज हैं उनके द्वारा एक सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के बारे में है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में ट्रस्ट नाम का एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया, ट्रस्ट नाम का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया। ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप, कि हमारा जो इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप एंड यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी है उसको, स्ट्रेटजिक जो टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज द स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी, और इंडिया का जो रिलेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसके अंदर में आप देखिए कि कोऑपरेशन है बहुत कंट्रीज के अंदर में, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, एकेडमिक लेवल के ऊपर भी, और प्राइवेट सेक्टर लेवल के ऊपर भी जो यहाँ पे कोऑपरेशन है वो रहेगा। रेजिलिएंट जो सप्लाई चेन है, सेमीकंडक्टर का जो यहाँ पे इंडस्ट्री है उसके अंदर सपोर्ट है वो यूएस के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि डिस्कस ये भी किया गया है कि यूएस के द्वारा इंडिया का जो एंट्री है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर में एज ए मेंबर के रूप से एंट्री है उसको भी श्योर किया जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है स्टूडेंट, 1973 के समय इसको सेटअप किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को। मैक्सिमम आपको ओईसीडी नाम के जो कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो ऐसे कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओईसीडी ग्रुप है जिसको कि 1960 के समय सेटअप किया गया था। और स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसको 1973 के समय में जब इंडिया के द्वारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट होता है,
हमारे उस समय न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड जो पर्सन थे चिदम्बरम सर हैं, जो अभी देखो उनका डेथ भी हुआ था जनवरी के समय, हमने डिस्कस किया था। तो इंडिया के द्वारा जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया गया था 73 के समय में, तो उसी के रिजल्ट के लेटर फेज के अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा निकाली जाती हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? पेरिस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर है। इंडिया का क्या स्टेटस है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में? 2007 के समय इंडिया इसका एसोसिएटेड मेंबर है, वो बनता है। अभी जो मेंबरशिप है वो नहीं है, वो यूएस के द्वारा कहा गया है कि इंडिया को जो मेंबरशिप है वो उनके द्वारा दिलवाया जाएगा, हेल्प किया जाएगा फुल मेंबरशिप को अचीव करने के अंदर में। क्वेड नाम का जो ग्रुप है इंडो पैसिफिक के पर्सपेक्टिव से इंडिया, इजराइल, यूएस, यूनाइटेड यूएई, I2U2 का जो इनिशिएटिव है, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इनके पर्सपेक्टिव से भी बोथ कंट्रीज का जो कोऑपरेशन है वो रहेगा इन मल्टीलेटरल जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा डिस्कस किया गया है। एक तो ट्रस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट जो इनिशिएटिव है वो कौन से दो कंट्रीज का है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप देखिए कि ये जो फोटो के अंदर जो शो किया गया है वो मनु भाकर हैं। ये हमारे जो ICC क्रिकेट का जो हाईएस्ट बॉडी है उनके पर्सन है, जैसा उनके जो हाईएस्ट जो पर्सन है जिनके द्वारा ऑफिस को वहाँ पे ऑफिस को हेल्ड किया गया है बेसिकली। तो मनु भाकर के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए मनु भाकर वो पर्सन है, फर्स्ट इंडियन पर्सन है जिनके द्वारा ओलंपिक के अंदर में 2 मेडल हैं वो जीते गए हैं किसी एक ओलंपिक गेम के अंदर में। शूटिंग जो स्पोर्ट्स है उससे ये रिलेटेड है। तो काफ़ी बार आप जो बैकअप के अंदर जो एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हो उसके अंदर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन का नेम दे दिया जाएगा, कौन से गेम से वो रिलेटेड है। तो ऐसे भी आपको जो बैकअप एग्जाम्स का प्रिपेयर करते हो तो पता ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया गया है। तो स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट रूल जिसको कि स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी हम जानते हैं, कल हमने उसको डिस्कस किया था कि आर्टिकल जो 356 है उसको यूज करते हुए प्रेसिडेंट मैम के द्वारा बताया गया कि कंडीशन है वो अराइजन हुआ है वहाँ पे कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर में उसका जो वर्किंग है वो नहीं पॉसिबल है, तो इस वजह से प्रेसिडेंट रूल है वो वहाँ पे लगा है। प्रेसिडेंट रूल लगते ही आप देखिए कि मणिपुर पुलिस के द्वारा एक्सटोर्शन का एक प्रोसेस वहाँ पे हुआ करता था, एक्सटोर्शन की एक्टिविटीज हुआ करती थी, उनको बेसिकली क्रैकडाउन है वो किया गया है, उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का कोशिश है या रोकने का कोशिश है वो किया गया है मणिपुर पुलिस के द्वारा। मणिपुर कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है, ऐसा हमारा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रेसिडेंट रूल है, 11 टाइम वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो लगा है। कुछ लिमिटेड ऐसे जो पॉलिटिकल पर्सन है जिनके द्वारा उनका CM का जो टेन्योर है वो कंप्लीट वहाँ पे किया गया हो, कुछ लिमिटेड जो पर्सन्स हैं उन्हीं के द्वारा किया गया है कंप्लीट टेन्योर वहाँ पे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में हमने डिस्कस किया। लोकेशन आपको पता होना चाहिए, म्यांमार के साथ में एरिया शेयर करता है, ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। मणिपुरी जो लैंग्वेज है जो कि आप देखिए कि कोंकण एंड नेपाली के साथ में शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से जिसको ऐड किया गया था, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स सिक्किम के पर्सपेक्टिव से है एक होमवर्क है स्टूडेंट्स मणिपुर वाली न्यूज़ के अंदर में आपसे होमवर्क आपके लिए ये है कि आर्टिकल 370 को हम रीड करते हैं काफ़ी बार, आर्टिकल 371 को हम रीड करते हैं। जो 371 आर्टिकल है उसका कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो मणिपुर के बारे में है? क्या जो 371A नंबर से जो आर्टिकल है, 371B नंबर से जो आर्टिकल है जो मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि आप देखिए कि रिसेंटली आर्टिकल 371 है वो भी न्यूज़ के अंदर में है। तीस्ता डैम जो कि आप देखिए कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से साउथ लहोनक लेक है वहाँ पे वो जो फ्लड है वो क्रिएट होती है। डैम का जो डिस्ट्रक्शन है वो ऑब्जर्व किया गया था 2023 के समय में। तो स्टूडेंट्स कौन सा लेक है, पहले तो आपको लेक के बारे में पता होना चाहिए। साउथ लहोनक ये लेक है, साउथ लहोनक लेक के अंदर में ये कंडीशन है वो डेवलप हुआ। स्टूडेंट साउथ लहोन आप देखिए कि वहाँ पे कंडीशन डेवलप होता है, तीस्ता डैम है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हुआ। रिसेंटली क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी है वो बनाई गई। एक्सपर्ट कमेटी के अंदर में क्या सजेस्ट किया गया है कि इस जो डैम है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट है वो किया जाएगा। उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे हमारे जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके द्वारा आप देखिए कि वॉइस को रेज किया गया है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में इसके बारे में जानकारी ये होना चाहिए। सपोज कीजिए ग्लेशियर है,
यहाँ पे ब्लैक कार्बन है वो पहुँचता है। ब्लैक कार्बन जो है कि एमिशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ब्लैक कार्बन आप देखिए कि वन ऑफ द मेजर सोर्स है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे आप देखिए कि जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो एक लेक क्रिएट होता है नियर बाई एरिया के अंदर में, और उस लेक के अंदर ही कभी कभी ग्लेशियर का जो ये पार्ट है वो यहाँ पे डैमेज होके गिरता है, और आप देखिए कि वहाँ पे फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट करता है। तो इसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के नाम से जाना करते हैं, जो कि 2023 के समय वहाँ पे क्रिएट हुआ था। अब आप देखिए कि ब्लैक कार्बन है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बट आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा बताया गया है कि जो नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स हैं उनके नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं हमारे हिमालयन एरियाज के अंदर में, कि मोर ग्लेशियर्स का मेल्टिंग है वो स्टार्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये किसके द्वारा बताया गया है? सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। अभी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इसको रीबिल्ड करना है, तीस्ता जो डैम है उसे, तो आप देखिए कि इसको रिकंसिडर करने का ज़रूरत है। ये वो एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड है वो भी आपको मोर देखने के लिए मिलता है। जियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो इनस्टेबिलिटी का एरिया है, ग्लेशियर लेक्स का प्रेजेंस है, मोर स्लाइड है, रिस्क को मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय के अंदर भी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो हायर हुआ है, वो रेट है वो इंक्रीज हुआ है। तो उन कम्प्लीटली जो प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के रिगार्डिंग में है। चाइना के द्वारा यहाँ पे एक पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया जाता है। वो पॉलिसी बेसिकली क्या है कि चाइना के द्वारा उनके जो सिटीजन हैं, चाहे वो सिटीजन आप देखिए कि कोई इंजीनियर हो या कोई उनका जो मटेरियल हो, उनको रिकॉल कर लिया जाता है जब भी उनको लगता है कि इंडिया के अंदर में उनका प्रेजेंस इंक्रीज हुआ है, इंडिया के अंदर में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कोई सप्लाई चेन का जो सेक्टर है उसके अंदर में उनके द्वारा सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि चाइना का एक जीरो सम पॉलिसी है जिसके थ्रू किसी भी कंट्री को अपना जो नॉलेज है, उनके जो पर्सन है, जो इंजीनियर है, उनका भी जो सपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड करने का जो कोशिश है वो किया जाता है। तो ई सप्लाई जो चेन है उसको वेपनाइज करने का जो कोशिश है वो किया गया है चाइना के द्वारा। एग्जाम के अंदर में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो सम पॉलिसी है वो काफ़ी बार न्यूज के अंदर हुआ करता है, वो किसके रिगार्डिंग में है? चाइना के पर्सपेक्टिव से है। चाइना के द्वारा अपने जो लेबरर जो पर्सन है, जो इंजीनियर पर्सन है, जो सप्लाई चेन करने वाली जो कंपनीज हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में है चाइना यहाँ पे जो चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर में उनका डोमिनेशन है, बट ताइवान को इंडिया है वो जो सब्सिडाइज कर सकता है। ताइवान नाम का जो आइलैंड कंट्री है उसको बेसिकली उसका जो सपोर्ट है वो गेन कर सकता है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है? चाइना का एक कंट्रोल है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के अंदर में, स्ट्रेटजिक लोकेशन है उनको वेपनाइज करना, स्ट्रेटजिक जो इंडस्ट्रीज है उनको वेपनाइज करना, ये चाइना का जो प्रोसेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इलीगल जो माइग्रेंट पर्सनस हैं उनका एक ग्राउंड रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ था कि कैसे वो माइग्रेंट करते हैं उस एरिया से, तो उसके बारे में बेसिकली मेंशन है। ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट न्यूज़ के अंदर में। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को आप जरूर से याद रखना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में आई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा कहा गया कि आप देखिए कि अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर में था कि सीजीआई को भी उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर में ऐड किया जाए। तब स्टूडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट सर के द्वारा क्वेश्चन को रेज किया गया कि जब सीबीआई का जब अपॉइंटमेंट हुआ करता है, सीबीआई का जब अपॉइंटमेंट हुआ करता है तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्रेजेंस है वो क्यों है? एक एग्जीक्यूटिव पर्सन का अगर अपॉइंटमेंट है, एग्जीक्यूटिव पर्सन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो जुडिशियल जो ब्रांच है उसका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्यों है? ऐसा इस तरीके से एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटीज़ के बारे में वाइस प्रेसिडेंट सर का ये क्वेश्चन है वो किया गया है। एक आप देखिए कि बैलेंस ऑफ पावर है हमारे यहाँ पे, जो तीनों जो डोमेन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर में जो प्रोसेस है वो रखा गया है कि कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिव मैनर के अंदर में 3 विंग्स हैं वो कैरी आउट करेंगे। बट यहाँ पे आप देखिए कि डोमेन के अंदर एनक्रोचमेंट के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है उसको रेज किया गया। स्टूडेंट्स इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का जो आप देखिए कि जो मेंबर्स एक सेलेक्ट कमेटी के लिए उसको सेंड किया गया है जो रिसेंटली लोकसभा के अंदर प्रपोज हुआ, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि 331 जो मेंबर्स हैं उनका जो सिलेक्शन कमेटी को सेंड किया गया है उस कमेटी के द्वारा
उसका आप देखिए एग्जामिन किया जाएगा, क्लोज बाय क्लोज उसको एग्जामिन किया जाएगा, उस जो बेसिकली वहाँ पे जो प्रोसेस है उसे। नेक्स्ट आप देखिए कि जो लोकल मिलिटेंट पर्सन है उनका रिक्रूटमेंट है वो डिक्लाइन हुआ है। कश्मीर के वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा जो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं बेसिकली, तो ये वैसे यहाँ पे बताया गया है पुलिस के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर में काफ़ी कम लोग हैं उनका जो जो यहाँ पे जो मिलिटेंट एक्टिविटी के अंदर में इन्वॉल्वमेंट है वो रिड्यूस हुआ है। एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आप देखिए कि ग्राउंड वर्कर्स के बारे में एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जीएस पेपर 3 के अंदर में, कि जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो क्या है। ग्राउंड वर्कर्स वो पर्सन हुआ करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, चाहे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो रिपोर्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज का। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए, विनिंग हार्ट एंड माइंड, WHAM नाम का एक कॉन्सेप्ट है। विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो स्ट्रेटजी है हमारी डिफेंस फोर्सेज के द्वारा यूज की जाती है किसी भी इंसर जो अनस्टेबल एरिया है वहाँ पे, जिससे कि लोगों को मोर इन्वॉल्वमेंट है उस सिक्योरिटी फोर्सेज का जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मद्रास के रिगार्डिंग में है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कि आपके द्वारा बेसिकली जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना चाहिए किसी भी एक हिली एरिया के अंदर में। एक रिलीजियस हिली एरिया है मदुरई के अंदर में, जिसको कि हम आप देखिए तिरुपारन कुंद्रम के नाम से जाना करते हैं। तिरुपारन कुंद्रम जो हिली एरिया है जो कि मदुरई के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। 3 जो रिलीजन के जो पर्सन है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है और जो इस्लाम रिलीजन है उसके जो पर्सन है वहाँ पे वर्शिप को कैरी आउट करते हैं। तो हार्मनी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्लाइट कोटा के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का एक स्टेटमेंट है फ्री बीच के बारे में, कि फ्री बीच को आप देखिए उनके द्वारा इस तरीके से रिमार्क है उसको कंसीडर किया जाए। क्या उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि फ्री बीच की वजह से जो लोगों को इस तरीके से जो फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसकी वजह से उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है या वर्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो डिक्लाइन हुआ है। तो उनके द्वारा बेसिकली वुमेन्स को जो एम्पावर करने का काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाया गया है उसको मेंशन किया गया है अपने स्टेटमेंट के अंदर में, कि वुमेन्स को जो यहाँ पे जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार आप देखिए कि हाउस होल्ड वर्क का किसी भी तरीके का जो मनी है वो जनरेट नहीं होता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स के द्वारा जो सपोर्ट है वो उनको एम्पावर करने के अंदर में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल है। ऐसी वुमेन्स जिनका जो बैंक्स है उनके बैंक्स के अंदर में मनी उनको रिसीव होता है, या आप देखिए कि डायरेक्टली मनी उनके हैंड के अंदर में है, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी इंक्रीज होता है। ये बेसिकली रिपोर्ट्स के अंदर में बताया जाता है। इस तरीके से वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है उसके अंदर में हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि दिमसा डांस के बारे में है कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक ट्राइबल ब्लॉक के अंदर में बेसिकली काफ़ी 78 ईयर्स का इंडिपेंडेंस के बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहुँचा है, इस वजह से उनके द्वारा एक दिमसा डांस है उसको परफॉर्म किया गया है। वहाँ पे खुशी है, हैप्पीनेस है, उसके बारे में है। तो दिमसा डांस आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे ट्राइबल जो कम्युनिटी के पर्सनस हैं उनके द्वारा किया जाता है। हमारे जो नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो सिलेक्शन कमेटी है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे अनूप बरनवाल केस के अंदर में जजमेंट को डिलीवर किया गया। सीजीआई प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको उनके द्वारा यहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी के पार्ट रहेंगे। फिर गवर्नमेंट के द्वारा बिल लाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा बिल के अंदर में चेंज कर दिया गया कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे जो एक मिनिस्टर है जिनको क्यों अपॉइंट कर सके, जिसके अंदर होम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 मेंबर्स का सिलेक्शन कमेटी है वो रहेगा। तो इसी कमेटी के द्वारा जो बिल है, क्योंकि लॉ मेकिंग जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है, तो आप देखिए कि जो बिल है उसी के थ्रू यहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट होगा नए जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर एक बॉम्ब अटैक हुआ है जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ हुआ है। माइनर्स को कैरी करने वाला जो व्हीकल है वहाँ पे अटैक है वो हुआ है। बलूचिस्तान आप देखिए वहाँ पे पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेज का एक अनस्टेबल जो कंटिन्यूस वायलेंस है वो देखने के लिए मिलता है। टिकटॉक को जो बैन किया गया था उसी को देखिए कि ऑर्डर को कुछ समय के लिए रोका गया है, तो उसके जो फिर से रिटर्न हुआ है जो गूगल प्ले स्टोर्स हैं वहाँ पे, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है।
ताइवान के बारे में है, चिप मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से कि ताइवान के द्वारा जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताइवान और यूएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा। और स्टूडेंट, चेर्नोबिल नाम का जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहाँ पे आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर भी न्यूक्लियर इंसिडेंट है वो हुआ था 90s 80s के एरा के समय में, जो कि प्रेजेंट समय में यूक्रेन के अंडर में है। पहले आप देखिए कि रसिया के पार्ट हुआ करते थे ये सभी एरियाज, बट अब ये वो यूक्रेन का पार्ट है। तो ये उस चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो साइट है वहाँ पे अटैक किया गया है रसिया के द्वारा, तो उसमें किस तरीके का रेडिएशन का एमिशन हुआ है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे मेंशन है। हमास के द्वारा जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसको कंटिन्यूस रखा गया है, उनके द्वारा जो 3 होस्टेज पर्सन है उनको रिलीज किया गया है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स, रशिया और यूक्रेन का जो यहाँ पे पीस प्रोसेस के बारे में है, यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कंप्लीट डिस्कशन के बाद में ही जो डिसीजन है वो लिया जाएगा कि कैसे यहाँ पे पीस प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना है। आयरलैंड के जो डिप्लोमेटिक पर्सन है उनके द्वारा विजिट किया गया बांग्लादेश के, वहाँ पे कोक्स बाजार नाम की एक जगह है जहाँ पे आप देखिए कि इलीगल जो पर्सनस है उनको रखा जाता है। इलीगल पर्सनस के जो कैंप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे ढाका के नियर बाई एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि जो कोक्स बाजार एरिया के अंदर में इनके द्वारा पहुंचा गया है बांग्लादेश के, वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके द्वारा कहा गया कि आने वाले समय के अंदर में एक और नया पॉलिटिकल पार्टी है वो क्रिएट हो सकता है बांग्लादेश के अंदर में। और स्टूडेंट्स, M23 जो रेबल ग्रुप है उनके द्वारा आप देखिए कि कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का एक और पार्ट है जिसको कि कैप्चर है वो किया गया है। तो ईस्टर्न पार्ट को कम्प्लीटली जो कैप्चर है वो कर लिया गया है इस तरीके से रेबल ग्रुप के द्वारा। आप देखिए कि रेबल ग्रुप्स जब तक ही रेबल ग्रुप हैं, हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में ऐसा देखा है, अगर उनके द्वारा कम्प्लीटली पावर को टेक ओवर कर लिया गया है तो उनको एज ए गवर्नमेंट के रूप से या स्टेट के रूप से कंसिडर कर लिया जाता है। तो इस वजह से भी आप देखिए कि काफ़ी सारे रेबल ग्रुप्स के अंदर में एक मोटिवेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। चाहे सीरिया के अंदर HTS के द्वारा जो पावर को कैप्चर किया गया हो, अफगानिस्तान के वहाँ पे आप देखिए कि तालिबान कंटिन्यूस स्ट्रगल में रहे हैं, फिर उनके द्वारा पावर को कैप्चर किया गया हो। तो इस तरीके से जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके रिगार्डिंग में इस तरीके का आपको एक प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, जैसे ही वो पावर को कैप्चर करते हैं अदर कंट्रीज उनको स्टेट के रूप से कंसिडर है वो करते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।